हुआ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ का क्लासेस। तो जो हमारा इससे पहला वाला वीडियो था उसमें मैंने सीरीज़ ए फुल डिस्कस की हुई थी क्लास 10th की, जो उसका साइंस पेपर कंडक्ट किया बाय जेके बोस ने। तो इस वाली सीरीज़ में मैं आपके इस वाली वीडियो में मैं सीरीज़ बी और सीरीज़ बी को कोशिश कर लूँगा फुल कंप्लीट करने की बेटा, तो पूरा कंसंट्रेट कर लेना। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो बेटा आपका बता रहा है वो है कि ड्रा रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन बाय एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज हेल्ड एट 2f1 ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले मैं बनाने जाऊंगा एक कन्वेक्स लेंस, ठीक है बेटा। सपोज दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, सपोज दिस इज f1 एंड सपोज दिस इज 2f1 एंड सपोज दिस इज आवर f2 एंड सपोज दिस इज आवर 2f2 बेटा, ठीक है बेटा। तो ऑब्जेक्ट वहीं से बता रहा है कि ये 2f1 पर है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। तो जब बेटा यहां से रे आएगी, ये मान लीजिए कि जब हमारी जो इंसिडेंट रे है जब वो आ जाएगी लेंस, जब वो लेंस पर टकरा जाएगी, उसके बाद रिफ्रैक्शन हो जाएगी और आपकी रे जो है वो चली जाएगी f2 से, ठीक है बेटा। और दूसरी हम डालते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो ऑप्टिकल सेंटर से ही चली जाएगी। तो ये आपकी बेटा ऑप्टिकल सेंटर से ही ऐसी अनडिविएटेड रहेगी और ये यहाँ पर बेटा आपकी इमेज जो है वो बेटा यहाँ पर बनने वाली है। कहाँ पर बनने वाली है? f2 पर आपकी इमेज, ट्वाइस f2 पर आपकी इमेज बनने वाली है। सो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। देखो बेटा, बोर्ड पर परफेक्ट डायग्राम नहीं बनती है, जब आप कॉपी पर बनाओगे, जब अपने एग्जामिनेशन में अगर ऐसे ही बनाया होगा तो वहां पर बेटा परफेक्ट बनती है। और इसका साइज क्या बनता है इमेज का? सेम एज दैट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। बेटा ये आपका कनकेव मिरर है, ठीक है बेटा। बेटा ये आपका पोल है और ये आपका फोकस है। तो बेटा प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस बेटा एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से जो पैरेलल रेज होती है प्रिंसिपल एक्सिस, जो पैरेलल रेज होती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो पैरेलल रेज आती है, और जो जब वो रिफ्लेक्शन, जब मिरर से वो रेज रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो बेटा चली जाती है फ्रॉम द फोकस। तो फोकस एक ऐसा ही पॉइंट है जहां से पैरेलल रेज जो पैरेलल होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर के बाद वो चली जाती है उसी पॉइंट से, यानी फोकस से। So this was the question number 2. Question number 3 बता रहा है, question number 3 क्या है? For what position of an object a concave mirror forms a real image but equal in size to the object? देखो बेटा question number 3, ये बेटा आपका concave mirror है, ठीक है बेटा। सपोज बेटा ये आपका पोल है, सपोज बेटा ये आपका फोकस है, सपोज बेटा ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। लेकिन क्वेश्चन क्या बता रहा है? रियल इमेज तो वहां पर 5 केसेस में बनती है, बराबर 5 केसेस में। लेकिन ये वहीं से हमको बता रहा है इक्वल इन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज भी उतना ही होना चाहिए जितना ऑब्जेक्ट का साइज होना चाहिए। चलो जी, मुझे पहले ही पता है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख लूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है बेटा, जब यहां से रे निकलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, वो आएगी बेटा फोकस से, ठीक है बेटा। दूसरी रे में डालूंगा, ये मैंने गोल्डन रूल्स में आपको पढ़ाया हुआ है, दूसरी रे में डालूंगा फोकस से, आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर वो पैरेलल हो जाएगी टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी आपकी इमेज बन गई रियल इमेज। एंड और एक तो आपकी इमेज रियल इमेज ही बन गई, और जो आपकी इमेज है वो उसका साइज जो है वो है इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? इट शुड बी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपने, और इसके साथ और भी है वहां पर, चलो वो और मैं यहां पर दिखा लूंगा, जो इसका और है, मतलब इस वाले क्वेश्चन नंबर 3 में जो और है, और के साथ जो है वो मैं यहां पर दिखाऊंगा और वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बता रहा है? गिव एनी वन कंडीशन व्हेन नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। मतलब कोई एक ऐसी कंडीशन बतानी है बेटा मुझे, मगर वहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। वो एक ही वो हमने तो 2 केसेस पढ़े, अब हमको एक केस यहां पर बताना है जितना क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। वो एक केस क्या है कि व्हेन द इंसिडेंट रे ऑफ द लाइट जो है ना वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल पर गिर रही है। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या है? सपोज ये मेरा कोई बेटा इंटरफेस है, सपोज ये मेरा नॉर्मल है, ये मेरा, मैं मानूंगा ये सपोज ये मेरी नॉर्मल है। अगर इंसिडेंट लाइट इसी नॉर्मल के थ्रू ही जा रही है, यानी ऐसे इंसिडेंट रे आ रही है, यानी मुझे इंसिडेंट रे का कोई एंगल बन ही नहीं रहा है, तो मैं बोलूंगा एट दैट टाइम नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। इसको मैं कैसे और आपको मतलब और एक टेक्निकल अप्रोच से बता सकता हूं। देखो बेटा कैसे, बेटा यू नो दैट फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है वो होता है बराबर n2 अपॉन n1। तो अगर मैं बेटा यहां से साइन आर निकालूं, वो आ जाएगा साइन आई अपॉन n1
सॉरी दिस इज N2 आएगा यहाँ पर और N1 आ जाएगा बेटा आपका यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू साइन आर। मगर चूंकि बेटा यू ऑलरेडी नो दैट द एंगल ऑफ द इंसिडेंस इज जीरो, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा जीरो है यहाँ पर, क्योंकि मैंने बोला ना ये नॉर्मल पर आ रही है आपकी रे, तो साइन आई तो जीरो है, साइन आई आपका जीरो है। जब मैं साइन आई का वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर लूंगा, वहां से मुझे निकलेगा जीरो इज इक्वल टू साइन आर, और साइन आर कब जीरो होता है, जब व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहां पर जीरो है, तो इसका मतलब यहां पर आपकी जो रिफ्रैक्शन है वो तो हो गई ही नहीं है, नो रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन जीरो। बट कब ये केस है, व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट टू द नॉर्मल। जो ये आपकी इंसिडेंट लाइट है ना, वो बेटा कहां से आ रही है, वो आपकी नॉर्मल से आ रही है, तो ये इसका एक कॉज बन सकता है कि द कॉज फॉर द नो रिफ्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो ये सवाल भी आपका कंप्लीट हो गया। ये मैंने आपको एक मैथमेटिकल अप्रोच दे दिया, कैसे मैंने इसको प्रूव करके दिया कि कॉज ऑफ द नो रिफ्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो ये सवाल भी आपका कंप्लीट। ओके जी, हो गए पहले 3 सवाल कंप्लीट आपके। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स बेटा मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स बेटा मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 ना। बहुत ही आसान, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। शाबाश। आई होप कि बेटा आपके टीचर्स ने भी पूरा आपको ऐसे ही पढ़ाया हुआ होगा, जैसे मैं आपको एक चीज यहां पर दिखा रहा हूं। Which natural phenomenon among the following takes place because of the atmospheric refraction? Advanced sunrise and delayed sunset, हाँ. Twinkling of stars, हाँ. Blue color of the sky, no. That is due to the scattering of the light. Both A and B. Beta, you have to go with the both A and B. Question number 4 का जो correct option है, that is both A and B. Let's move to question number 5. Wires used in the electric fittings are mostly made up of copper. Why? First of all, जो बेटा copper एक अच्छा metal है, इसकी ductility बहुत ही अच्छी है, tensile strength इसकी बहुत ही अच्छी है. It can be easily extended into the wires, हाँ. ठीक है बेटा, एक तो ये प्रॉपर्टी इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी, ये एक अच्छा मेटल है, देयर आर द प्लेंटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉपर के पास, सो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ इट। लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। Write a balanced chemical equation for a reaction involving the combination between the hydrogen and the chlorine to form the hydrogen chloride. Hydrogen and the chlorine, ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, हाइड्रोजन एंड द क्लोरीन जब ऐड हो जा रहे हैं तो H2 प्लस Cl2 वो देते हैं ट्वाइस HCl। सो बेटा दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहां से भी हाइड्रोजन दो, यहां से भी हाइड्रोजन दो, यहां से भी क्लोरीन दो, यहां से भी क्लोरीन दो। सो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बता रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। बेटा केमिकल चेंज एक ऐसी चेंज, पहले देखेंगे केमिकल चेंज उसको बोलते हैं जो रिवर्सिबल नहीं है, जिसको हम और वापस उस फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। बट ये क्वेश्चन बता रहा है इज नॉट अ केमिकल चेंज। देखो बेटा, बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम इन द एयर, मैग्नीशियम को आपने एयर में बर्न कर दिया, वो कहां फिर हम वापस उसको रिकवर कर सकते हैं, दैट इज अ केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ द फूड इन बॉडी, आपको फूड हो गया बॉडी में डाइजेस्ट, अब इसको वापस ला सकती हो फूड को? नहीं, सो ये भी केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ द आइस, आइस को मैंने मेल्ट किया, नहीं इसको, अगर मैंने आइस को मेल्ट किया, इसको मैं वापस उसके बाद ला सकता हूं सॉलिड फॉर्म में, अगर मुझे इसको, अगर मैं इसको और वापस फ्रिज में रख लूंगा, हाँ, इसको और वापस टेम्परेचर का काम कर दूंगा। टर्निंग ब्राउन ऑफ अ फ्रेशली कट एप्पल, उसको मैं बेटा वापस तो ठीक, वापस तो उसको मैं सफेद नहीं कर सकता हूं। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज द मेल्टिंग ऑफ द आइस बेटा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स नाउ बेटा मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है सी। Since the general formula of the carboxylic acid is CnH2n plus 1 COOH, name the carboxylic acid if n is equal to 1। देखो कैरेक्टर जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की वो होती है CnH2n plus 1 COOH। वहीं से बता रहा है कि if n is equal to 1 डाल दो n1, यह आएगा C1H2 into 1 2, 2 plus 1 हो गया 3 C1H3COOH, यानी इसका मतलब है ये बन गया CH3COOH। देखो बेटा कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन, और कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप साथ में है, सो इसको हम बताएंगे बेटा इथेनॉइक एसिड। क्या बताएंगे? इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड, दिस इज कॉल्ड एज इथेनॉइक एसिड। नाउ लेट्स मूव टू बेटा क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 के साथ है ना, और में भी मैं जनरल में सारा बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 के साथ जो और वाला है वो क्या बता रहा है कि फ्रॉम एन अल्केन कंटेनिंग द 2 कार्बन एटम्स, हमारे पास कोई अल्केन है। पहले देखेंगे अल्केन की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, वो होती है बेटा CnH2n plus 2। अब समझना बेटा बात को। फ्रॉम एन अल्केन कंटेनिंग द 2 कार्बन एटम्स, वहीं से बोल रहा है कि 2 कार्बन एटम्स है, यानी N2 है वहां पर, तो बन गया C2H, 2 into 2 हो गया 4 plus 2, ये बन गया C2H6, यानी ये कौन सा अल्केन है? ये हमारे पास है ईथेन। चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि ये मेरे पास ईथेन है। फिर उसके बाद
फ्रॉम एन अल्केन कंटेनिंग द 2 कार्बन एटम्स 1 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एक H को मैं रिप्लेस कर रहा हूं, यानी इसको मैं कर रहा हूं यहां पर -H, वहां पर बनेगा C2H5। क्या बनेगा? C2H5। और जो मैंने H को निकाला दैट इज रिप्लेस्ड बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप। ठीक है, फिर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, नेम द न्यूली फॉर्म्ड कंपाउंड, राइट इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो लिख लिया है, नेम द न्यूली फॉर्म्ड कंपाउंड। बेटा दिस इज टू बी कॉल्ड OH है ना, इस कॉल्ड एथेनॉल। इसको हम बेटा बताएंगे एथेनॉल। क्या बताएंगे बेटा? इसको हम बेटा बताएंगे एथेनॉल। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्सो। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, बहुत ही आसान। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है विच अरेंजमेंट ऑफ द मेटल्स अमंग द फॉलोइंग शोज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का मतलब है छोटे से बड़ा। देखो बेटा, जब आपके टीचर्स ने भी आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाया होगा, रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बेटा वो मेटल्स को ऐसे तो आप याद नहीं रख सकते हो डायरेक्टली। इसके लिए एक ट्रिक है, फॉर्मूला नहीं मैं बताऊंगा, ट्रिक है। ट्रिक इसके लिए क्या है उसको हम बता देते हैं। मतलब ये मैंने रखी है ऐसी ट्रिक याद, आपने भी अपनी तरह से रखी, आपके टीचर्स ने आपको भी ट्रिक याद करवाई होगी। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा। आई like her call smart goat। ये बेटा अच्छी फॉर्मूला ट्रिक है, इससे आपको हर एक सवाल निकलेगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर कॉल स्मार्ट गोट। अब रख लो बेटा नजर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसने दिया है, गोल्ड की कम है पोटेशियम से। गोल्ड कहां पर है? ये है गोल्ड। गोल्ड की कम है पोटेशियम से, चलो ठीक है। पोटेशियम की कम है कॉपर से, नहीं। ये कैसे पोटेशियम की कैसे कॉपर से कम हो सकती है? नहीं, सी है ना, यहां पर है ना कॉपर, गलत। पोटेशियम की लेस हो सकती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। वो तो पोटेशियम तो सबसे अच्छा है, वो दूसरा भी गलत है। तीसरा कॉपर फिर गोल्ड, कॉपर ये बोल रहे इंक्रीजिंग ऑर्डर, वो तो हो ही नहीं सकता। गोल्ड किसी भी तरीके से सबसे पहले आना चाहिए। गोल्ड कॉपर एल्यूमिनियम पोटेशियम, रखो नजर। गोल्ड कॉपर एल्यूमिनियम पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा देखो कैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बाय लॉजिक, फॉर्मूला से, रिएक्टिविटी सीरीज की फॉर्मूला से क्या इस क्वेश्चन का आंसर है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9 इज द ऑप्शन नंबर डी बेटा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स मूव टू बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा है कि मेटल्स ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन आर। मैंने कल भी पढ़ा, सीरीज ए में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का मतलब यहां पर ये चीज है कि वो वाला मेटल ऑक्सीजन के साथ इसने ऐसा प्यार किया होगा जैसे लड़के और लड़की के प्यार से भी वो ज्यादा स्ट्रांग प्यार होता है बेटा, जो ये प्यार होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में। ठीक है बेटा। अलबत्ता अब अल्लाह ताला ने इनके लिए एक ऐसा सहारा रखा, एक ऐसा चीज रखा हुआ है जिससे हम इनका प्यार तोड़ सकते हैं इन विचारों का। वो एक ही चीज है इनको इलेक्ट्रिक शॉक देने का। इलेक्ट्रिक शॉक यानी इलेक्ट्रोलिसिस से इनको हम सेपरेट करते हैं। इस दिस प्रोसेस आल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलिसिस, और इसको हम बोलते हैं एज द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब जो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में एक वैसा ही मेटल होगा ना, स्वास्थ्य तो काला खराब हुए सो मेटल की तमसे रिएक्टिविटी है सीधा तेज के उसने उस पावर से उसको जोड़ा रखा होगा ऑक्सीजन को अपने साथ। तो जब इनको हम सेपरेट करेंगे वहां से क्या निकलेंगे? एक ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ही हाई है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम करेक्ट ऑप्शन बोलेंगे इसका ऐसा हो सकता है कि वो वाले मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पर हो। तो लो नहीं आएगा, मिडिल भी नहीं आएगा, टू इज द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज बोथ ए एंड बी। करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ द फूड चेन। फूड चेन के 2 एग्जांपल्स बेटा देने हैं। एक एग्जांपल हम देंगे, प्लांट जो है ना, प्लांट को खाता है डियर, और डियर को कौन खाता है? लॉयन। बन गई एक एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल, हमारे पास होता है ग्रास, ग्रास को खाता है ग्रास सुपर, ग्रास सुपर को खाता है स्पाइडर,
और स्पाइडर को खाती है बर्ड, ईगल. So this is the correct answer of the question number 11. Now let's move to question number 12. Name the substance which on treatment with the chlorine yields a bleaching powder. Series A में भी ये क्वेश्चन आया था, इसका करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. क्वेश्चन नंबर 12 था ये. क्वेश्चन नंबर 12 का है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. Let's move to question number 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ड्रॉ अ फ्लो चार्ट डिपिक्टिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन. क्वेश्चन नंबर 13. हम पहले इसको इरेज करेंगे. देखो बेटा, फ्लो चार्ट में आपको क्या करना था, इसको ये भी बहुत आप देखो कितना कॉन्सेप्चुअल सवाल. जो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, इसके लिए क्या करना है, हमको रिफ्लेक्स एक्शन का यहाँ पर चार्ट बना देना है, फ्लो चार्ट. अगर किसी स्टूडेंट ने सिर्फ वहां पर नाम लिखे होंगे वो भी चलेगा, मतलब नाम चार्ट, इसने चार्ट में सिर्फ ऑर्डर में नाम लिखे होंगे वो भी चलेगा. अब किसी ने अगर डायग्राम भी वहां पर बनाई होगी वो भी बहुत ही अच्छी बात है, यानी जिसमें उसने पहले हाथ वाथ दिखाया होगा, उसके बाद दिखाया होगा कि अगर कोई गर्म पानी का कटोरा है, अगर इसने वहां पर हाथ डाला तो इसको क्या हो जाएगा. तो देखो बेटा, इसको क्या है, मेरी भी अब उतनी परफेक्ट ड्राइंग यहाँ पर नहीं है, अब जितना मेरे से यहाँ पर हो सकेगा, बट आई विल गिव यू द करेक्ट आंसर. डायग्राम पर आप किताब पर भी देख सकते हो, बट आई विल स्टिल शो यू द डायग्राम. ठीक है बेटा. सपोज ये बेटा हम बना लेंगे अंडर से बटरफ्लाई स्ट्रक्चर. आपको भी ये ऐसे अपने टीचर्स ने पढ़ाया होगा, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर. ठीक है बेटा. सपोज ये है आपकी बेटा, आपका हाथ है और यहाँ पर बेटा कोई कटोरा है जिसमें बहुत ही वेरी हॉट वाटर, जिसमें वेरी हॉट वाटर. देखो बेटा, सबसे पहले लगे हुए होते हैं बेटा यहाँ पर आपके रिसेप्टर्स, जो इस चीज को फील करेगा कि आपको पेन हो गई है, आपको मतलब कोई गलत चीज ने आपको टकरा दिया जिसकी वजह से आपको डैमेज पहुंच सकती है. सो इट इज द रिसेप्टर. जब आपने इसमें हाथ डालोगे आप, ठीक है बेटा, तो सिग्नल चली जाएगी, पूछेगी बेटा आप यहां पर आपके होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, इनको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स. सेंसरी न्यूरॉन्स के बाद हम आगे चलेंगे तो होता है यहां पर स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड बेटा, स्पाइनल कॉर्ड से आपकी मैसेज चली जाएगी टू द ब्रेन, मैसेज टू ब्रेन. बेटा यहां पर होते हैं आपके व्हाट आर टू बी कॉल्ड एज, इनको हम बेटा बता देते हैं जो रिले न्यूरॉन्स. रिले न्यूरॉन्स यस यहाँ पर अटैच्ड चेन्स अथस से आपके हाथ के साथ. बेटा यहां पर होते हैं आपके मोटर नर्व्स, मोटर न्यूरॉन जिनको आप बोलते हो, मोटर न्यूरॉन्स. और बेटा यहां पर लगे हुए होते हैं इस मसल में इफेक्टर्स, इनको हम बेटा क्या देते हैं, इफेक्टर्स. सो दिस इज द करेक्ट डायग्राम ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13. अगर ये बोल रहा है फ्लो चार्ट, अब वहां पर सीधे वो ऑर्डर में भी लिख सकते हो, डब्बे में भी बना सकते हो, अगर आपने ऐसे भी बनाया होगा. दिस इज ऑल्सो द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बेटा. ठीक है बेटा. सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 13. दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14. आई होप कि आपने भी ऐसे हमारा बनाया हुआ होगा. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14. आज भी हम नहीं बना सकते सीरीज सी को, सिर्फ सीरीज भी बना सकते. लेट्स तो बेटा मूव टू क्वेश्चन नंबर, लेट्स बेटा मूव टू क्वेश्चन नंबर 14 नाउ. क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा है assertion. हाँ, ये assertion रीजन वाला क्वेश्चन है. पहला क्या है, when silver bromide is exposed to sunlight it changes its color from the light yellow to grey color. सही बता रहा है. सिल्वर रीजन क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड बर्न्स. बेटा अगर यहाँ पर इस बर्न का मतलब बता रहा है ना कि वो बेटा डिकम्पोज हो रहा है तो फिर सही है. बर्न जो यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग वर्ड है, बर्न अगर यहाँ पर बोल रहा है ना कि ये लाइट येलो से ये डिकम्पोज हो रहा है रिएक्शन के बाद इनटू द ग्रे, तो मैं बताऊंगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन जो ये मतलब असर्शन एंड द रीजन ये दोनों करेक्ट है. तो हम बोलेंगे
assertion A and R are true and R is the correct explanation of the assertion, यानी ऑप्शन नंबर A is the correct, यानी burn का मतलब अगर यहाँ पर ये बोल रहा है कि वो डिकम्पोज हो, टूट रहा है उसमें, ठीक है, देन आई विल गो विद द ऑप्शन नंबर A, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 को मैं बोलूंगा यहाँ पर, यार ये तो क्वेश्चन नंबर आई विल गो विद द ऑप्शन नंबर A, ठीक है, ये सारा बैक हो गया। हाँ, तो इसको हम बताएंगे ऑप्शन नंबर A, इस हिसाब से कि अगर बर्न वहां पर डिकम्पोज का मतलब ये वहां पर ले रहा है, सो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 एक ऐसा क्वेश्चन है, पी प्लांट इज नॉट आइडियल प्लांट। इसका बेटा मैं यहां पर इसका आंसर कमेंट ही नहीं करूंगा। आप बोलोगे सर क्यों, आपको ये सवाल ही नहीं आ रहा है। मैं बोलूंगा ऑप्शन के हिसाब से जिसने दिए है, ये क्या ऑप्शन इसने दिए हुए इसके। सबसे पहले सवाल बता रहा है कि पी प्लांट इज नॉट एन आइडियल प्लांट फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। क्यों नहीं है? फिर क्या मेंडल पागल था बेचारा, उसको पागल कुत्ते ने काटा हुआ था, उसने फिर यही प्लांट ले लिया था पी प्लांट, उसको कोई प्लांट ही नहीं दिखा। फिर उसने तो पी प्लांट कोई इसीलिए ले लिया क्योंकि पी प्लांट जो था ये तो उसने इससे सबसे अच्छे फीचर्स से देखे इस पी प्लांट के, वेदर वो पी प्लांट जो था उसका लाइफ स्पैन बहुत ही छोटा था, जो ये पी प्लांट से ये मोस्ट वो कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छा डिवास्टेटिंग कैरेक्टर्स वहां पर दिखा देता था। अगर मैं इसी पी प्लांट की बात कर लूँ, इसका लाइफ स्पैन भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही कम था, तो ये एक आइडियल प्लांट था फॉर हाइब्रिडाइजेशन। फिर मेंडल क्यों लेता इसको? दूसरा, अब इसका रीजन क्या बता रहा है ये, पी प्लांट इज, सबसे पहली बात है एसर्शन है ना यहां पर फॉल्स। अब है यानी डी, अभी तक आप बोलोगे डी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन फिर बता रहे पी प्लांट इज नॉट इजी टू ग्रो। ये कौन सी बात हुई, पी प्लांट इज नॉट इजी टू ग्रो? हम तो यही बताते हैं यहां से कि पी प्लांट की ही जो लाइफ स्पैन है वो एक तो वो अच्छा ग्रो करता है और उसकी लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है। तो बेटा इस हिसाब से इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं करेक्ट, तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ही डाल दूंगा। सो इसको मैं आई होप कि आपको, अगर मतलब इसमें मुझे चारों में से कोई ऑप्शन करेक्ट लगता ही नहीं है तो मैं इस पर कमेंट ही नहीं करूंगा, ठीक है बेटा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, अगर मुझे फिर यहाँ पर ऑप्शन को देना है, मुझे बराबरी क्वेश्चन को लानी है, फिर मैं मेंडल के साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ, वो तो मुझे बेचारा वहां से, मैं तो फिर मेंडल के साथ नाइंसाफी कर रहा हूं यार, क्या मैं इसको ऑप्शन दे दूं इस क्वेश्चन नंबर 15 को। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। एग्रीकल्चर रेजिड्यू इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ट्रू, इट कैन इजीली बी डिग्रेडेड बाय द नेचुरल मीन्स। हां ट्रू, बोथ द असर्शन एंड द रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द, इसका भी आएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आएगा ऑप्शन नंबर ए। सो क्वेश्चन नंबर 16 मेरा यहां पर बेटा कंप्लीट हो गया। सो लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 क्या बता रहा है? अच्छा, अब ये सारा कॉन्सेप्ट है मोटर पर। विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू और is true for an electric motor? It generates the electric current. Na. It converts the electric current into the mechanical energy. True. It converts the mechanical energy to the electrical energy. No. Both. So ये इसको ये जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, इलेक्ट्रिक करंट को किसमें करता है कन्वर्ट इन द मैकेनिकल एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 को जो पहला पार्ट है, इसको मैं जाऊंगा विद ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 2। Which among the following is responsible to reverse the direction of the current in the armature coil? बेटा उसको हम बोलते थे कम्यूटेटर। तो इसको मतलब इसको हम दूसरे अल्फाजों में कह सकते हैं स्प्लिट रिंग भी। स्प्लिट रिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए जी आगे, ऑप्शन नंबर 3। The motion produced in the arms of the armature coil can be explained by the following। यानी वो जो बोल रहा है कि यहाँ पर जो वो मोशन जो आर्मेचर कॉइल में, यानी जब आर्मेचर कॉइल आपका घूमता है, वो तो उस पर जब फोर्स एक्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में जब वो होता है, तो ये कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये सबसे बेटर हम एक्सप्लेन करेंगे बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बेटा। तो ऑप्शन नंबर सी, इसको मैं जाऊंगा विद ऑप्शन नंबर सी, पार्ट नंबर 4। The speed of the rotation of the armature coil can be increasing the strength of the current, correct. Increasing the strength of the magnetic field, correct. Increasing the number of the turns in the coil of the armature, correct. उतना ज़्यादा magnetic field ज़्यादा आ जाएगा। All of these is the correct option. D, part number 5. In an electric motor, the direction of the electric current and the magnetic field are parallel. फिर zero होगा, फिर तो zero ही आएगा सब कुछ। Mutually perpendicular to each other, correct answer. B. अपोजिट टू ईच अदर नहीं हो सकता है, नन ऑफ दीज नहीं हो सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन जो इसका है वो है बी। तो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 17 आल्सो। आई होप कि आपने भी एग्जाम में ऐसे ही किया होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18, रीड द फॉलोइंग आंसर द 4 क्वेश्चंस. ठीक. द रेपिटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर द सर्टन रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड द पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज. This periodicity is in the properties is due to the periodicity in the air. Atomic masses, no. Atomic numbers, no. Electronic configuration of the outermost shell. Correct. इसका मैं जाऊंगा पहले का C के साथ. ठीक है बेटा. All the elements in the particular group of the modern periodic table show the similar chemical dissimilarity in the properties because they have a similar number of shells, they have the similar mass number, they have the similar outer electronic configuration. Go with the option number C again. ठीक है बेटा. चलिए जी. Third, on moving from left to right in a period of the periodic table, atomic number increase and the number of the shells क्या हो जाता है. देखो बेटा, on moving from the left to right in a period, ठीक है बेटा, आपको पता है एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, लेकिन बेटा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से जो नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स की प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स. तो प्रोटॉन्स जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, वो भी हो जाएगी इंक्रीज. न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स की वजह से जीरो न्यूट्रल होता है तो प्रोटॉन्स की वजह से बढ़ जाएगा. तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो बेटा बढ़ जाएगा. जब बेटा आपका न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ गया, इस चीज का मतलब है न्यूक्लियस जो उस वो एलिमेंट्स है वहां से उनकी जो आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियस का चार्ज बहुत ही ज्यादा है, वो हावी पड़ेगा उनके ऊपर. इस चीज का मतलब है जो उनके नंबर ऑफ द शेल्स है वो बेटा क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. ठीक है बेटा. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बेटा, मैं आपको ये लॉजिक से बता रहा हूं आंसर, इसका करेक्ट ऑप्शन है डिक्रीज. सो थर्ड का आएगा डिक्रीज, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. लेट्स नाउ मूव टू फोर्थ. When we go down the group in the periodic table, there is a gradual change in physical properties. ये पहले ही पता है physical properties में हो जाता है change. B. And last का V part. An element having the electronic configuration 2, 8, 18, 7 belongs to 2, 8, 18, 7. 2, 8, 18, 7. So I guess बेटा it is bromine. वो बेटा ब्रोमीन आता है और ब्रोमीन तो वो तो हेलोजन है. हाँ हेलोजन. अल्कली मेटल्स चाल्कोजनस हेलोजनस. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ब्रोमीन ही आता है. आई एम डैम श्योर ये ब्रोमीन ही आता है. 117 बनता है ये शायद 117 इसका एटॉमिक नंबर है और वो आता है बेटा हेलोजनस. बट हेलोजन इज द 100% करेक्ट आंसर. सो दिस कंप्लीट इज द क्वेश्चन नंबर 18. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19. Let's beta move to question number 19. और वही क्वेश्चन जो सीरीज ए के थे. रिएक्शन बिटवीन अ एसिड एंड द बेस टू फॉर्म अ साल्ट इज कॉल्ड. पहले पार्ट का आ जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. बी. सेकंड द सॉल्ट डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका आएगा सी ऑप्शन इक्वल टू 7. Which among the following is the example of the salt? पोटेशियम नाइट्रेट. थर्ड का आ जाएगा बेटा डी पोटेशियम नाइट, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड भी एसिड है. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड. चलो बेटा आगे. Which of the salt among the following is used as a fire extinguisher? That is बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट. चौथा ऑप्शन उसका आएगा बी. A solution of a salt is having the pH value less than 7. pH है बेटा less than 7. तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस कौन सा ऑप्शन है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ऑप्शन नंबर डी. वी का आएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी. सो दिस कंप्लीट इज द क्वेश्चन नंबर 19 विद द फुल एक्सप्लेनेशन, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन. सो इसके बाद हम लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20. Which among the following is the most rapidly depleting natural resources? वो तो मेरा फॉरेस्ट्स है. क्वेश्चन नंबर 20 का पहला है फॉरेस्ट्स. ए ऑप्शन. सेकंड which statement from the following correctly describes the concept sustainable development? यानी नेचुरल रिसोर्सेज को हम ऐसे यूटिलाइज कर ले कि हम भी अच्छे से यूज करें, हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी अच्छे से यूज कर ले.
प्लानिंग ग्रोथ मिनिमम टू द एनवायरनमेंट, कैरेक्टर ग्रोथ रेस्पेक्ट ऑफ द एक्सटेंट नहीं, स्टॉपिंग ऑल डेवलपमेंट वर्क टू द नहीं, ग्रोथ दैट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल स्टेक होल्डर्स। गो विद द ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड द फोर्थ सही बता रहा है वो, ऑप्शन नंबर बी। Which factor is mainly responsible for increase in the demand of the natural resource? Increased human population is by environmental pollution, scientific. It is the increased human population. Option number A. Option number 4. Soil erosion can be prevented by afforestation. जितने आप पेड़ ज़्यादा लगाओगे. Option number C. V. Deforestation generally decreases. रेनफॉल, सॉइल इरोजन, ड्रॉट, ग्लोबल वार्मिंग। सॉइल इरोजन भी क्या डिक्रीज हो जाएगी, ड्रॉट क्या, ग्लोबल वार्मिंग वो तो ज़्यादा ही बढ़ जाएगी, उससे कार्बन डाइऑक्साइड को तो कोई ट्रैप ही नहीं करेगा एटमॉस्फेयर में। तो ये आएगा बेटा रेनफॉल। रेनफॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस कंप्लीट्स योर सीरीज ए बेटा। तो सीरीज बी तो हम नहीं बना सकते, दिस कंप्लीट द सीरीज बी। सीरीज सी तो हम यहाँ पर अभी नहीं बना सकते हैं, इसके लिए पहले मुझे अलग एक वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आई होप कि बेटा आपने भी ऐसे ही पूरा एग्जामिनेशन में किया हुआ होगा बेटा। तो अगर आपको मेरे वीडियो से फायदा लगता है देन प्लीज़ डू शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरिफ लंगर क्लासेस एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम। अगर आपको किसी भी सवाल के रिलेटेड मेरे साथ कॉल पे बात कर लेनी होगी, माय नंबर इज़ 006885900। अस्सलाम वालेकुम। अब अगली वीडियो में हम लेंगे सीरीज नंबर सी के साथ।